अभी का एक क्लास जो शुरू होने जा रहा है, तो आपके पास जब भी समय हो आप आराम से मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में रख के और अकेले बैठकर बार बार एक से दो बार अगर आप समझ लेते हैं तो क्लास 12 के हिंदी के पेपर में, चाहे आप आर्ट साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम के विद्यार्थी हैं, आपका 100 में 100 लाने का जो तरीका है इसी के क्लास के माध्यम से आप समझेंगे। क्योंकि पूरा प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव खुद मुझे सॉल्व करना होता, तो मैं कैसे सॉल्व करता आपको सॉल्व करके एक एक प्रश्न का उत्तर लिखकर न कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव बल्कि सब्जेक्टिव भी सिखाऊंगा। तो आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण क्लास है। तो इसमें मैं सिर्फ सिखाऊंगा ही नहीं बल्कि समझिए गेस प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में सॉल्व कर रहा हूं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का महत्व आप समझ ही ना है कितना है। तो एक एक प्रश्न का उत्तर आपको याद भी कर लेना है और सीखना है कि ऑब्जेक्टिव में कैसे मुझे 100 में से 50 बनाना है, ठीक है। फिर सब्जेक्टिव का उत्तर संक्षेपण कैसे लिखना है, हर एक जितना टाइप का प्रश्न पूछेगा उतना टाइप का मैं उत्तर आपको पूरा एग्जाम में जैसे लिखते हैं वैसे लिखकर मैं समझाऊंगा। तो क्लास चाहे बड़ा हो थोड़ा सा, लेकिन आपको पूरा अंत तक देखना है कि कैसे आप निश्चित समय अवधि में 3 घंटा 15 मिनट जो अपने को समय दिया जाएगा उस समय सीमा के अंतर्गत कैसे आप पूरा हिंदी का उत्तर सॉल्व कर सकते हैं, जिससे कि आपका अगर अच्छा तैयारी है और जैसे मैं बता रहा हूं वैसे उत्तर लिख कर आते हैं तो 90 प्लस 95 प्लस 100 आउट ऑफ 100 स्कोर आप कर पाए। तो चलिए ध्यान से सीखते हैं। जैसे ही आप एग्जाम सेंटर पे जाएंगे तो आपका आर्ट साइंस कॉमर्स जो भी होगा उस विषय कोड के हिसाब से आपको हिंदी का एक प्रश्न पत्र मिलेगा, एक ऑब्जेक्टिव का ओएमआर शीट और एक सब्जेक्टिव का उत्तर पुस्तिका। सब्जेक्टिव वाला ऑब्जेक्टिव वाला अगर मैं समझिए मैं एग्जाम में हूं तो मुझे ही मिला तो मैं क्या करूंगा कि अपना पहले डाटा मिलाऊंगा कि ऑब्जेक्टिव पे ओएमआर शीट पे और सब्जेक्टिव के उत्तर पुस्तिका मेरा फोटो वगैरह हर एक चीज है कि नहीं। अगर सभी चीज सही होगा तो मैं कॉपी को साइड में रख दूंगा और ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे जो जो डिटेल भरना है वो पीछे में आपको डिटेल में सिखा चुका हूं। नहीं देखे होंगे तो जब क्लास खत्म होगा स्क्रीन पे उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, क्लिक करके जरूर सीख लीजिएगा। वैसे डिटेल भर के मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व करना शुरू करूंगा और जैसे मैं बताया हूं कि एक एक प्रश्न यहां पे मैं सॉल्व करूंगा, ऑब्जेक्टिव पे टिक करते चलूंगा और अंत में पूरा अच्छा से उसको टिक करूंगा। तो शुरू में मुझे ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व करना है। मैं इंस्ट्रक्शन ये सभी जानता हूं क्योंकि यहां से मैं क्लास में देखा हूं, तो ज्यादा इस पे समय देने की कोई आवश्यकता नहीं। सीधे मैं चलूंगा यहाँ पे 100 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, 50 का जवाब ओएमआर शीट पे देना है। अब एक एक प्रश्न को मैं सॉल्व करता हूं। अब यहां से देखिएगा, आप भी कभी भी क्लास को देखिए, उत्तर को मतलब कि आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नहीं मालूम है तो रट जरूर लीजिएगा क्योंकि ये नहीं सिर्फ उत्तर आपको सीखना है, रटना भी। अगर जिस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम क्योंकि सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है तो इसका समझना कितना ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान होगा आपके इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 में। तो ध्यान से समझिएगा। अब देखिए पहला प्रश्न, जैसे यहां पे मुझे इस प्रश्न पत्र यही मिला तो मुझे मालूम है कि प्रश्न कह रहा है कि बीड़ा पाड़ी कौन समस्या। अगर मुझे मालूम है तो मैं उत्तर दूंगा, नहीं मालूम है तो मैं छोड़। मैं तो सारा का उत्तर आपको करा दे रहा हूं ताकि मेरा ये भी उद्देश्य है कि गेस प्रश्न आपके पास 50 या 100 हो जाए। तो बीड़ा पाड़ी कौन समास है, तो आप याद कीजिएगा, कई बार मैं क्लास में आपको बताया हूं कि बीड़ा पाड़ी का मतलब क्या होता है कि जिसके पानी में मतलब हाथ में बीड़ा हो, अर्थात कि जो बीड़ा धारणी हो, अर्थात कि मां सरस्वती की बात हो रहा है। तो किसी जिसमें अन्य पद प्रधान हो, तो अन्य पद प्रधान क्या होता है, बहुब्रीहि समास। तो मैं इसका सीधे आंसर करूंगा ऑप्शन ए। यहाँ पे ऑप्शन ए हो गया हमारा। तो जो ओएमआर शीट पर इस तरह ए होगा उस पर हल्का सा टिक कर दूंगा ताकि उस पर काउंट करने में मुझे गिनना हो कि मैं 50 प्रश्न सॉल्व कर पाया कि नहीं, तो मैं गिन लूंगा। तो इसका ऑप्शन ए फिलहाल सही उत्तर था। तो यहां से आप उत्तर देते चलिएगा और याद करते चलिएगा। मैं पूरा उत्तर करा दे रहा हूं, एग्जाम में अपने को 85 बनाना है, तब मैं सब्जेक्टिव सिखाऊंगा आपको। कह रहा है कि मानवता शब्द कौन संज्ञा है। तो मानवता से भाव का बोध हो रहा है, बहुआ टाइप प्रश्न मुझे शुरू में मिल गया, मैं इसको भी सॉल्व कर दूंगा, ओएमआर शीट पे अपना कलर कर दूंगा। ऑप्शन सी सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न का आप लोग भी उत्तर दीजिए, आपको सिर्फ देखना नहीं, अगर उत्तर मालूम है तो आंसर देते चलिए। इस आपका स्व कई मतलब कि उद्देश्य पूरा करेगा ये आपका अभी का क्लास। तो ध्यान से अंत तक बने रहिएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है कि हीरा शब्द कौन संज्ञा है। तो हीरा मैं जानता हूं द्रव्य है। देखिए इतना आसान प्रश्न शुरू में ही मिल गया। तो द्रव्यवाचक आप में नहीं मिलता है, मान लीजिए आपका सेट ए से जे तक है, हो सकता है आपका दूसरा सेट मिला, ये सब प्रश्न नीचे हो। तो इसलिए मैं बोलता हूं घबराना नहीं है, आगे की तरफ बढ़ते जाना है प्रश्न को छोड़ते हुए, क्योंकि अपने को आधा प्रश्न छोड़ने का विकल्प है। कह भारतीय शब्द कौन संज्ञा है। तो भारतीय, तो ये देखिए ना जातिवाचक है। अच्छा भारतीय क्या है, व्यक्तिवाचक है। बिल्कुल एक देश के नागरिक का बोध हो रहा है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है चौथे नंबर प्रश्न का। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहे आपसे कि सभा शब्द कौन संज्ञा है। अगर 12 के आप परीक्षार्थी हैं, संज्ञा से प्रश्न मिल रहा है शुरू में, तो ये कौन सा विद्यार्थी छोड़ेगा आप जो बचपन से 6 से पढ़ते हुए आ रहे हैं कम से कम। तो सभा शब्द कौन सा संज्ञा है सर, समूह का बोध हो रहा है, समूहवाचक। तो आंसर जरूर देते चलिएगा। चलिए आगे हम लोग पूरा सब्जेक्टिव भी इसी तरह मैं लिख लिख आपको सिखाऊंगा। छठा नंबर पे प्रश्न है, यहां पे देखिए कि भ का उच्चारण स्थान। तो प फ ब भ जितने भी हैं ये सभी ऊठ से बढ़ने में, तो इनका उच्चारण हम लोग ऊठ से करते हैं। तो ऑप्शन ए अपना सही उत्तर रट जाएंगे। आगे बढ़ते हैं।
देखिए शुरू से ही मुझे बनाना था तो मैं शुरू से ही इस प्रश्न को सॉल्व कर देता, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई प्रश्न दिखा जिसको मैं छोड़कर आगे बढ़ूं। करेक्ट, क का उच्चारण स्थान, देखिए कितना बहुआ टाइप प्रश्न है। क ख ग घ जितना है सब कंठ वर्ण है, माने का उच्चारण हम लोग कंठ से करते हैं। 8 पे प्रश्न है, यहाँ पे देखेंगे कि स का उच्चारण स्थान, तो ये स 3 स होता है, एक तालाब्य स तो उसका उच्चारण तालु से करते हैं। एक ये दंत स है तो इसका उच्चारण दंत से करेंगे। एक मूर्धन्य स होता है उसका उच्चारण मूर्धा से। तो 8 का मैं ऑप्शन बी सही कर दूंगा, OMR शीट पे उसको भर दूंगा। अर्थ के आधार पे संज्ञा के कितने भेद है? 5 भेद है। पांचों भेद से अभी प्रश्न ऊपर मिल रहा था, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। अब 10 नंबर प्रश्न है, कह रहे आपसे कि जो स्त्री अभिनय करे उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अभिनेत्री। उसके लिए एक शब्द क्या होगा सर? अभिनेत्री होगा। आंसर देते चलिएगा। कह रहे उद्गम शब्द का संधि विच्छेद, तो मैं ये भी नहीं छोड़ूंगा, इसलिए तो मैं सारा लाइन से बना रहा हूं। लेकिन आपको एग्जाम में जिस प्रश्न का उत्तर से मुझे यही नहीं मालूम है, मैं छोड़कर आगे बढ़ जाता। लेकिन मैं जानता हूं उद्गम जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है, उत प्लस गम होता है, तो ऑप्शन ए मैं सही उत्तर कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हितैषी शब्द का संधि विच्छेद पूछा है आपसे, तो हितैषी का संधि विच्छेद क्या होता है? हित प्लस ऐसी, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। करें जगदम्बा का संधि विच्छेद बताइए, तो जगत प्लस अंबा, ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण है, जगदम्बा, तो ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, सभी प्रश्न रटते भी चलिएगा। 14 नंबर प्रश्न है, अधपक्का शब्द में क्या उपसर्ग है? मैं जैसा शुरू में आपको कहा था कि मैं हर एक विषय का, आज के बाद से आपका हिंदी का टेंशन खत्म, क्योंकि मैं पूरा यहाँ पे देखिए गेस प्रश्न करा दे रहा हूं, मैं पूरा 100 का ही उत्तर बता दे रहा हूं, कोई 50 एग्जाम में बनाइएगा। और पूरा सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव का, तो पूरा मैं गेस प्रश्न लिखाऊंगा। ये नहीं कि जैसे मतलब सब्जेक्टिव में जो प्रश्न ईजी है, नहीं, जो इस साल के लिए संभावित है उसका उत्तर मैं लिख कर सिखा दूंगा आपको, ताकि ये भी सीख ले कैसे आपको उत्तर लिखना है। और ये प्रश्न अगर याद भी कर ले तो एग्जाम में आए तो वहां से आप उत्तर लिखकर आ जाए। अभी ऑब्जेक्टिव देखिएगा, तो अधपक्का शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग शब्द के पहले लगता है, पक्का हमारा मूल शब्द था, अध लग गया, अधपक्का हो गया, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है अवगुण शब्द में उपसर्ग है, तो इसमें भी उसी तरह गुण हमारा मूल शब्द था, औ क्या लग गया? उपसर्ग, तो अवगुण बन गया। यहां पे प्रश्न है कि सोहन पढ़ता है, किस काल का उदाहरण है? बहुआ टाइप प्रश्न है। सोहन पढ़ता है वर्तमान काल, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए पढ़ता है, वर्तमान में पढ़ रहा है, काम जारी है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह प्रश्न मिले तो अपने को छोड़ना नहीं है, शुरू से ही बनाते चलना है। कह रहा है आपसे कि रवि ने खाया, किस काल का उदाहरण? तो रवि ने खाया, ठीक है, तो ये भूतकाल का उदाहरण है, आप समझ रहे हैं ना, मतलब ये बीत चुका है। अच्छा, करके नरेश जाएगा, किस काल का उदाहरण? तो नरेश जाएगा, भविष्य में जाएगा, तो भविष्यत काल का उदाहरण है। कितना आसान आसान प्रश्न, ऐसे ही 50 प्रश्न आपको आसान सा मिल जाएगा एग्जाम में। कर आपसे कि कबूतर छत पर बैठा है, किस कारक का उदाहरण है? तो कबूतर छत पर बैठा है, छत पर, तो में पर किसका होता है? अधिकरण का, तो अधिकरण कारक का उदाहरण है, बिल्कुल। बच्चे घर में हैं, किस कारक का उदाहरण है? में पर, अधिकरण, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान से देखते चलिएगा, हिंदी में अगर आप याद किए होंगे ना तो आप 10 से 20 मिनट में पूरा 50 प्रश्न सॉल्व कर लेंगे। आज 10-20 मिनट लगेगा OMR शीट भरने में। उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है? बुक से प्रश्न मिलना शुरू हो गया, तो उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध का उल्लेख है, लहाना सिंह जाता है लड़ाई करने के लिए, तो ऑप्शन ए। कह रहा है प्रेम के पीर निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? मलिक मोहम्मद जायसी को हम लोग प्रेम की पीर की कवि कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे आपसे कि हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? तो हिंदी के एडिशन बालकृष्ण भट्ट जो बातचीत निबंध को लिखे हैं, तो ऑप्शन ए सही उत्तर याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है आपसे तार सप्तक के संपादक निम्न में से कौन है? तो तार सप्तक के संपादक कौन है? अयज्ञ जी हैं, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सबका ऑप्शन आ गया, बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। वाद विवाद संवाद के रचनाकार निम्न में से कौन है? तो नामवर सिंह जी हैं, ऑप्शन ए सही उत्तर है। जल्दी से उत्तर दे चलेगा, सभी चीज सही है क्लास में, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे वाद विवाद संवाद के तो सब प्रीवियस ईयर प्रश्न से ही देखिए रिपीट ज्यादा कर रहा है। कह रहा है शिक्षा हिंदी साहित्य के किस विधा के अंतर्गत आता है? तो शिक्षा किसके अंतर्गत आएगा? संभाषण के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। शिक्षा जो पाठ है जे कृष्णमूर्ति का, वो क्या आएगा? संभाषण। डायरी है नहीं, आत्मकथा नहीं है, आत्मकथा तो आपका कौन सा पाठ है? जूठन है, बिल्कुल सही। और यहाँ पे ऐतिहासिक संस्मरण है नहीं।
करे पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकरणी नहीं रही। यह उक्ति किस पाठ की है? नारी आ गया सर, अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन ए में सही उत्तर इसका कर दूंगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है आपसे तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तो तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? राम बोला, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? अब देख रहे हैं ना, ये सारा प्रश्न मैं आपको पीछे क्लास में करा चुका हूं। देखिए तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? पिछले ही क्लास में मैं हिंदी का जब आपको मॉडल सेट करा था तो उसमें बताया था नरहरि दास थे। कह रहा है कि साहित्य लहरी किनकी रचना है? तो साहित्य लहरी सूरदास की है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए ठीक है, सबका सूरदास आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जल्दी से देख लेते हैं। करे तिरिच शीर्षक पाठ के रचयिता निम्न में से कौन है? तो उदय प्रकाश है। बहुआ टाइप प्रश्न है। तिरिच के रचनाकार कौन है? उदय प्रकाश जी हैं। रोज शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? अयज्ञ जी हैं। बिल्कुल सही, देख रहे हैं ना। अगर आप ऊपर मान लीजिए हिंदी व्याकरण में अगर फंस रहे थे कुछ प्रश्न में, अगर वहां पर रिक्स ले लेते तो ये सब प्रश्न आपको मिलता, इसलिए आगे बढ़ते चलना है। देखिए कितना आसान सा। रोज के कौन है? अयज्ञ जी हैं। करे सिपाही की मां किनकी रचना है? तो सिपाही की मां मोहन राकेश जी की रचना है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। करे कड़बक शीर्षक कविता के कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, वही जो प्रेम के पीर के कवि हैं। अच्छा मैं इधर हो जा रहा हूं, आपको दिखाई दे, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिएगा, कह रहा है अगला प्रश्न, अधिनायक शीर्षक कविता के कवि निम्न में से कौन है? देखिए सारा कविता कहानी उठाकर, मतलब कहानीकार का नाम उठाकर पूछ लिया है। तो अधिनायक कौन है? रघुवीर सहाय जी हैं। बिल्कुल ऑप्शन ए सही उत्तर है। गांव के घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में क्या खो गया? ये प्रश्न तो कई बार पूछा गया है। पंच परमेश्वर खो गए हैं। क्या खो गया है सर? पंच परमेश्वर, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 37 नंबर प्रश्न है, यहां पे देखिएगा। करे गांव का घर कविता किस कविता संग्रह से लिया गया? तो ये संशय आत्मा से लिया गया गांव का घर, ऑप्शन ए सही उत्तर है। कामायनी महाकाव्य की रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं कामायनी के रचनाकार, तो ऑप्शन ए सही उत्तर याद रखिएगा। चलिए अभी ऑब्जेक्टिव पे हम लोग हैं, तो 38 का ऑप्शन ए सही उत्तर था। सबका उत्तर आ रहा है, मैं यहाँ पे एक बार चेक कर लूं। बिल्कुल सभी चीज सही है क्लास में। चलिए ठीक है, यहां पे देखिएगा, आगे बढ़ते हम लोग। 39 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे, इसको मैं बड़ा कर दूं कि 2 प्रश्न यहीं पे कवर हो जाए। कह रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास है। रामचरितमानस तुलसीदास का है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर याद रखिएगा। करे वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्का के 2 पहलू हैं, यह उक्ति आप किस पाठ में पढ़े हैं? तो ये हम लोग उस सदा नीरा पाठ में पढ़ते हैं, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 40 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पे देखिएगा, अरे शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक शब्द, तो शिक्षा ग्रहण करने वाला शिक्षार्थी है, विद्या ग्रहण करने वाला विद्यार्थी है, धन ग्रहण करने वाला धनार्थी है। चलिए आगे बढ़ते, शोध जो ग्रहण करे शोधार्थी, जो गुण जिसमें हो गुणवान। करे तीव्र बुद्धि वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो तीव्र बुद्धि है, नादान तो होगा नहीं, यज्ञकारी होगा नहीं, वफादार होगा नहीं, वो कुशाग्र बुद्धि होगा, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। करे रात को पहरा देने वाला, तो देखिए जो ये पदबंध होता है ना, तो जिससे आपका मतलब पूरा वाक्य से जो बोध हो वही पदबंध। रात को पहरा देने वाला कोई ना कोई व्यक्ति होगा, मतलब कि संज्ञा होगा, मतलब कि संज्ञा पदबंध, ऑप्शन ए। करे काम में लगा हुआ आदमी, तो काम में लगा हुआ आदमी, आदमी कैसा है सर? काम में लगा हुआ है, काम में लगा मतलब उसका विशेषता हो गया, मतलब विशेषण, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, विशेषण पदबंध। करे कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बहुत अलग रखना, अलग रहना, मतलब कोसों दूर भागना मतलब बहुत अलग रहना, कोसों दूर भागना मतलब आदमी से बहुत अलग रह रहे हैं, तो 45 का ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अब 46 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कर रहा है। कर आपसे कि हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ है, तो हाथ का मैल होना मतलब तुच्छ होना, नहीं बोलता ये तो हाथ का मैल है। जैसे काफी लोग कहते हैं मुझे पैसा क्या है? हाथ का मतलब पैसा तुच्छ वस्तु है, छोटी वस्तु है, कहने का मतलब ये है, ये मुहावरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर प्रश्न है, देखिएगा 46, हाँ 47 है बिल्कुल करेक्ट। वह कौन है जो बड़ा रो रहा है? किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो वह कौन है
जो सो जैसे ही आए कहते हैं सर संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। करे स्वर्ण शब्द का विशेषण क्या होगा, तो स्वर्ण जो विशेषता बतलाए तो स्वर्णिम, स्वर्णिम युग, युग कैसा है, स्वर्णिम है, उसकी विशेषता बता रहा है। चलिए 49 पे देखें, तो 49 पे अपना प्रश्न है, यहां पे देख लीजिएगा 49 और 50 कि दिन शब्द का विशेषण दैनिक, दिन का विशेषण क्या होता है, दैनिक। आत्मा शब्द का विशेषण क्या होगा, तो आत्मा शब्द का विशेषण आत्मज न होगा, बिल्कुल। तो ऑप्शन ए 50 का, अच्छा यहां पे देखिए आत्मा शब्द है, यहां पे मैं एक बार देख लूं, दिन शब्द का विशेषण दैनिक, बिल्कुल सही है। अच्छा आत्मा, तो आत्मज थोड़ा होगा, आत्मा क्या होगा, आत्मिक, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन बी 50 का सही उत्तर हो जाएगा। अब यहां पर आपने क्या देखा कि मैंने 50 प्रश्न शुरू से ही बना दिया। आप एग्जाम में अगर इस स्थिति में है कि 50 बना पाए शुरू से, ठीक है, तो वहां पे आपको मतलब कि और अच्छी बात है, अगर नहीं बना पाते तो आपको आगे भी बढ़ना होगा। जरूरी थोड़ा प्रेशर में आप नहीं रहिए कि शुरू से मुझे भी 50 बनाना है, ये जरूरी नहीं है, आप कहीं से भी 50 बना सकते हैं। जैसे यही मान लीजिए मुझे डाउट लगता तो मैं एग्जाम में रहता थोड़ा यहाँ मैं स्कूल लीक करूंगा, मिट आता नहीं, ये गलती थोड़ा करता, मैं आगे बढ़ जाता। तो मैं देखता मेरे पास अभी 50 प्रश्न है, एक ही प्रश्न पर मुझे डाउट था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, पूरा मैं प्रश्न का उत्तर कर दे रहा हूं, क्योंकि आप कहीं से 50 बनाइएगा, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न, ताकि ये भी उद्देश्य है क्लास है कि मैं उत्तर सिखाऊं लिखना, और ये भी दूसरा उद्देश्य तो भी है कि मैं पूरा प्रश्न पत्र करा दूं, ताकि यहां से भी कोई प्रश्न आए तो एग्जाम में आपका गलत होगा, रिवीजन भी हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। परीक्षा में देखिए जो है ना, इतना समय आपका नहीं लगेगा वहां पे, अगर चीजें आप याद करके गए होंगे तो। अब 51 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कर रहा है, कह रहा नाभा दास किस कवि के समकालीन थे। तो नाभा दास अगर भू का पढ़े होंगे तो तुलसीदास, और नहीं पढ़े होंगे तो ये सब रटते जाइएगा, तुलसीदास के समकालीन थे। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहां पे 52 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है कि भक्तमाला निम्न में से किस कवि की रचना है। तो भक्तमाला नाभा दास की है, बिल्कुल ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे होता है, तो कार दुर्घटना में होता है। सर रटते चलेंगे, इस पूरा रट जाइएगा, कैसे होता है, कार दुर्घटना में। कह रहा है आपसे कि जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। तो जादू टूटा है उषा, तो उषा कविता की है, बिल्कुल ज्यादा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। करे सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। सिंहासन आ जाए अधिनायक हो जाएगा। सर अधिनायक कविता में हम लोग पढ़े हैं, ऑप्शन ए सही उत्तर है। कह रहा है आगे हम लोग बढ़े, तो यहां पे देखिएगा चीजें, यहां पे आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला यहां पे क्या है, ये तो मैंने बता दिया अधिनायक है, बिल्कुल। यहां पे देखिए कह रहा है प्रश्न आपसे कि भोजन, अच्छा इसको थोड़ा सा ये बड़ा हो गया, इसको थोड़ा सा, हाँ। भोजन करी नंद अचमन लिहो मांगत सूर जुठनिया। देखिए सूर जुठनिया मतलब सूर के पद से है, कहां से है, लिखा है कि उक्ति किस शीर्षक कविता से, सूर यहां पे आ गया तो सूर के पद। कॉमन सेंस का भी एग्जाम में यूज करते रहना चाहिए। करे लागती लपी कंठ बैरिन के नागिन सी, यह उक्ति की कवित में हम लोग पढ़ते हैं, कहां पढ़ते हैं, कवित में। तो 57 का ऑप्शन ए, जो विद्यार्थी बता रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 58 का यहां पे देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर की रचना कौन सी है। वो सदा नीरा है, बहुआ टाइप प्रश्न है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। कह रहा है मलयज की रचना, तो मलयज लिखे हंसते हुए मेरे अकेलापन, जो मलयज की डायरी से लिया गया है, तो 59 का ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न देखें, तो कह रहा है आपसे कि जूठन जो आत्मकथा है, इसके रचनाकार ओम प्रकाश वाल्मीकि है, ऑप्शन बी। कारक के कितने भेद हैं। सर 8 भेद हैं, जिसमें कर्ता कर्म करण ये सब चीज पढ़ते हैं हम लोग। तो कारक के कितने भेद हैं, 8 भेद हैं। चलिए भर पेट में शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अभी मैं बता रहा था उपसर्ग शब्द के पहले लग के अर्थ को बदलता है। भर पेट, पेट हमारा मूल शब्द था, भर आकर लग गया तो भर पेट हो गया, तो ऑप्शन ए ओएमआर शीट पे कलर करना था। कह रहे प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग है, तो निधि हमारा मूल शब्द था, प्रति आकर लग गया, तो ऑप्शन बी इसका भी सही उत्तर हो जाएगा। चीजें समझ रहे हैं आप, 63 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही उत्तर था। कह रहे आपसे कि वंदना शब्द में, यहां पे देखिएगा वंदना में प्रत्यय, अब प्रत्यय क्या होता है, उपसर्ग हम लोग पढ़ते शब्द के बाद में लगता है, उसी तरह प्रत्यय उपसर्ग जो पढ़ते शब्द के पहले लगता है, उसी तरह प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है, तो बाद में लगेगा। तो वंदना, वंदना अन क्या है लास्ट में, वना, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर था। करे ममेरा शब्द में प्रत्यय है, तो ममेरा, तो उच्चारण करके हम लोग देखेंगे तो अंत में क्या रहा है, एरा, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा, बहुआ टाइप प्रश्न करें, कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो कवित्री होता है, लेकिन कौन सा कवित्री होगा? तो ये वाला कवित्री, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 66 नंबर प्रश्न का। 67 नंबर प्रश्न है, गायक शब्द का स्त्रीलिंग गायिका होता है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। आगे बढ़ जाते हैं, कोई आप 50 बनाइएगा। अगला प्रश्न की देशभक्ति शब्द कौन सा समास है? तो देशभक्ति मतलब आपके देश से भक्ति, तो भक्ति प्रधान है, तो क्या हो जाएगा? उत्तर पद प्रधान हो, तत्पुरुष। नीलपीठ, तो दोनों पद प्रधान है, बीच में योजक चिन्ह भी है, तो द्वंद्व समास, ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं 70 नंबर। करे पंच प्रमाण शब्द कौन सा समास है? 70 नंबर प्रश्न। तो पंच प्रमाण, पंच क्या है? संख्यावाचक पहला पद है, तो इसलिए द्विगु समास होगा। करे परिश्रम शब्द का विलोम क्या होगा? अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर दे रहा हूं, आपको दिखाई दे। चलिए अब आपको दिखाई दे रहा है। करे कि परिश्रम शब्द का विलोम क्या होगा? 71 नंबर प्रश्न है। तो परिश्रम मतलब जो आदमी परिश्रम ही करता हो, तो मेहनती भी नहीं होगा, मैदान क्या होगा? विश्राम होगा। ठीक है, बिल्कुल सही। आगामी शब्द का विलोम क्या होगा? तो आगामी का हम लोग ध्यान से देखें तो आगामी का आगत विगत होगा, बिल्कुल। आगामी मतलब आने वाला, विगत मतलब जो बीत गया है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर रट जाइएगा। करे कृष्ण शब्द का विलोम क्या होगा? तो कृष्ण शब्द का विलोम होता है शुक्ल होता है। ठीक है, ऑप्शन ऐसे भी कृष्ण मतलब होता है सांवला, और शुक्ल मतलब होता है जो उजला हो, और कृष्ण पक्ष जब बीता है तो शुक्ल पक्ष भी आता है, तो ऐसे ही आपका विलोम भी हो गया, तो 73 का ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं 74 नंबर। करे कमल शब्द का पर्यायवाची, तो सरोज, आप जानते हैं कमल का पर्यायवाची क्या होता है? सरोज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 75 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है आपसे यहाँ पे देखिए कि झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो आप झंझट कर रहे हैं, मतलब झंझट का मतलब होता है बवाल, बिल्कुल आप बवाल मचा रहे हैं, तो इसका पर्यायवाची यही हो जाएगा। शिव शब्द का पर्यायवाची इसमें से कौन सा है? तो शिव का क्या है? रुद्र, शिव का रुद्र रूप, शिव का रुद्र ही होगा। चलिए बिल्कुल, विष्णु रहता तो हरि होता। कह रहा है कि पाठक शब्द है, तो पाठक शब्द क्या है? पुल्लिंग है, बिल्कुल लिंग निर्णय कीजिए पाठक का, तो पुल्लिंग होगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। करे घी शब्द क्या है? ये आपसे आप लोग उत्तर देते चलिए, कभी भी क्लास को देखिएगा आंसर जरूर देते चलिएगा। घी शब्द क्या है? ये भी पुल्लिंग है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। आयु, तो आयु स्त्रीलिंग है, रट जाइएगा, ये सारा प्रश्न में गेस करा रहा हूं, रटते चलना है आपको, ये स्त्रीलिंग है। 80 नंबर प्रश्न देखिए, करे नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नायक का संधि विच्छेद होता है नय प्लस अक, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न देखिएगा, यहां पे कह रहा है आपसे कि सिपाही की मां एकांकी में बिस्नी चरपाई के पास मोड़ पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? तो सिपाही की मां एकांकी में बिस्नी जो है मोड़ के पास बैठी हुई क्या कर रही थी? तो ये कर रही थी आपका सूत काट रही थी, बिल्कुल ऑप्शन ए। कर सरैया मन ताल का जल कैसा है? तो सरैया मन ताल का जल जो है वो आपका स्थिर है, ऑप्शन बी सही उत्तर याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 83 नंबर, यहां पे प्रश्न है। चलिए ठीक है, कह रहे वैशाली महोत्सव का बीजारोपण निम्न में से किसने किया था? तो वैशाली महोत्सव का बीजारोपण जगदीश चंद्र माथुर ने किया था। सारा प्रश्न इस साल के लिए महत्वपूर्ण है, रट जाइएगा। गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा है, यह पंक्ति निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये गंडक नदी का जल के बारे में आप जगदीश चंद्र माथुर का जो है उसी में पढ़ते हैं हम लोग, वो सदा नीरा में, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए 85 नंबर। करे मुन्नी पठित पाठ के आधार पर से निम्न में से कौन थी? तो मुन्नी बिस्नी की बेटी थी, ऑप्शन ए सही उत्तर है। करे फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा। आप जानते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान का पुत्र वियोग है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 86 नंबर प्रश्न का। चलिए 87 नंबर प्रश्न देखें, तो ये भी प्रश्न देखिए कई बार पूछा गया। 87 नंबर प्रश्न देखिए क्या करें, यथार्थ की इस लेन देन का नाम ही संसार है, तो ये मलयज की मतलब की पंक्ति है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है 87 का। 88 नंबर प्रश्न देखें, तो कह रहे सूबेदार बोला लहना सुबेदारनी तुमको जानती है बुलाती है जा मिल आ, यह शीर्षक कथन। तो जैसे ही लहना सिंह आ गया सूबेदार सुबेदारनी, उसने कहा था, ऑप्शन डी अपने को OMR सीट पे कलर करके आना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिए। करे आनंद मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल
500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दिया है। यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? नारी आ गया सर, अर्धनारीश्वरी, महात्मा बुद्ध कहते हैं अपने शिष्य आनंद से। तो ऑप्शन ए 89 का सही उत्तर है। ध्यान से देखिएगा, 90 नंबर प्रश्न कह रहा है क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना तीनों पृथक पृथक प्रतिक्रियाएं नहीं। यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो यह उक्ति जो है क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना शिक्षा पाठ में हम लोग पढ़े, बिल्कुल। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे भगत सिंह निम्नलिखित में से किस, अच्छा यहां पे मैं इसको थोड़ा सा एक और देख लूं, ये प्रश्न बिल्कुल सही था, हमारा शिक्षा पाठ में पढ़े। कह रहा है कि भगत सिंह निम्नलिखित में से किस प्रदेश के थे? तो भगत सिंह कहां के थे? पंजाब के थे, आप जानते हैं, ऑप्शन बी। अच्छा कह रहा वात्सल्य भाव के सर्वोपरि कवि निम्न में से कौन है? तो वात्सल्य भाव के सबसे सर्वोपरि कवि कौन है? सूरदास हैं। सूरदास के जीवनी में आप पढ़े होंगे, जो आपके बुक में दिया है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए 93 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहे जयशंकर प्रसाद छायावाद के, जैसे ही जयशंकर प्रसाद आए किस वाद के हैं सर? छायावाद के हैं, रट जाएंगे। 94 पे प्रश्न है कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? तो लोहा कर्म का प्रतीक है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 94 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है आपसे प्रश्न यहां पे कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी रचना है? तो पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान का शोक गीत है। कवित्री का खिलौना क्या है? उसका पुत्र है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, 97 नंबर। कह रहा है आपसे प्रश्न कि भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति पद निम्नलिखित पर कौन रहे थे? तो भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति पद पे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर रहे थे। संपूर्ण क्रांति संभाषण किसने दिया? जयप्रकाश नारायण ने दिया। देखिए अगर ऊपर आप प्रश्न छोड़े होंगे तो यहां पे भी देखिए कितना आसान आसान प्रश्न मिले, आप आसानी से बना सकते हैं। निम्नलिखित में कौन गद्य कविता है? हार जीत। कौन गद्य कविता है? हार जीत है। कह रहे अधिनायक शीर्षक कविता निम्न में से किस प्रकार की रचना है? तो अधिनायक जो है व्यंग कविता है, बिल्कुल। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह मैंने पूरा 100 प्रश्न करा दिया। अब इससे अपने को क्या बेनिफिट हुआ कि आपके पास 100 प्रश्न का एक मतलब कि हो गया संग्रह, और यहां से भी आज की क्लास में खूब प्रश्न रहेगा। अच्छा अब इससे और एक पहला बेनिफिट हो गया, आप कोई भी 50 बनाएंगे, आप बनाने की स्थिति में थे कि नहीं, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि 100 में से आपका 50 प्लस सही खुद से हुआ कि नहीं। कहीं से भी आप 50 बना सकते थे। अब आइए चलते हैं मूल चीज पे, जो आपको छोड़ना नहीं है, सब्जेक्टिव, जिसका क्लास बिल्कुल आपको कम मिलेगा। और एक ही क्लास में पूरा जो जितना टाइप का प्रश्न पूरा मैं लिख लिख के एक एक चीज सिखाऊंगा। यही इसलिए मैं शुरू में बोल दिया, यही क्लास है जो आपको हिंदी में 100 में 100 लाने में मदद करेगा। अब देखिए आर्ट साइंस कॉमर्स किसी का भी हिंदी का पेपर आपको मिलेगा तो इसी तरह मिलेगा। सबसे पहले आपको एक निबंध लिखना होगा। अब निबंध में देखिए कहीं पे भी शब्द सीमा की चर्चा नहीं है, तो इसमें आप जनरली देखा जाता है कि 150 से 200 शब्द के बीच में या 100 से 120 शब्द के बीच में पूछता है, तो 150-200 मान के चलिए उसके बीच में ही रहिएगा। आपको 8 ही अंक का है, क्योंकि 10 अंक का निबंध रहता है तो बोलता है 150-200 अंक में लिखिए। तो अगर मान लीजिए उस हिसाब से देखा जाए तो 800 रहेगा तो 120 से 180 बोलेगा, तो इसी के अप्रोक्सीमेट आपको लिख देना किसी एक पे। इसमें से 2 का सप्रसंग व्याख्या देख लीजिए पहले पूरा प्रश्न, किसी 2 का। अच्छा कैसे लिखते हैं, इसमें से पत्र वगैरह 5 प्रश्न का उत्तर। अब मैं इसमें से किस प्रश्न का उत्तर लिखाऊंगा? जैसे मान लीजिए 10 है, जैसे यहीं पे देखिए मैं यहां सब चीजें समझा दूं। मैं जैसे मुझे मान लीजिए मैं पत्र लिखना होगा, तो इसमें से मैं कौन सा पत्र लिखूंगा? सब प्रश्न थोड़ा इस साल पूछ देगा, तो जो इस साल के लिए सबसे गेस है, मुझे लग रहा है कि ये आ सकता है, वही मैं उत्तर लिखाऊंगा, ताकि आप ये भी सीखे कैसे लिखना है और दूसरा चीज की रट जाए तो आसानी से आपको अंक भी मिले पूरा। अब जैसे इसी में से 2 अवतरण है 4 में से, तो मैं कोई 2 थोड़ा लिख दूंगा, मैं वही 2 आपको लिखाऊंगा। आप तो कोई 2 लिख सकते हैं जो आपको मालूम हो, लेकिन मैं वही 2 लिखाऊंगा जो इस साल के लिए महत्वपूर्ण है। अच्छा इसके साथ साथ इसमें से भी उसी तरह दोनों में से मैं वही 2 लिखाऊंगा, एक का उत्तर लिखना है जो इस साल के लिए है। 5 में वही प्रश्न लिखाऊंगा जो इस साल पेपर में आपको देखने को मिले, ताकि आप सीखें भी और गेस्ट प्रश्न भी हो। उसी तरह यहां पे देख लीजिए 3 का इसमें से उत्तर लिखना होता है और 2 का संक्षेपण। तो संक्षेपण में दोनों का आगे चलिए मैं सिखा दे रहा हूं, अगर आप अंत तक बने रहते हैं तो, ताकि आप वहां पे एग्जाम में जाए तो कोई भी दिक्कत नहीं हो। अब यहां से चीजें ध्यान से बारीकी से, बस मोबाइल को आप कुछ अब कमेंट नहीं करना है, फुल स्क्रीन मोड में रख के और अच्छा से एक एक चीज आपको कहीं पे स्किप नहीं करना, एक एक बिंदु समझिएगा। ये पूरा आपको आइडिया हो जाएगा किस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है, और सब्जेक्टिव आपका एक भी गलत नहीं होगा, ऐसे आप आसानी से लिख पाएंगे। पूरा मैं ऑब्जेक्टिव बना लिया, 100 में बना था तो मैं 100 कलर कर लिया। आप जितना बनाएंगे 50 से आपको 50 कलर करके OMR शीट हमको एग्जाम में साइड में रख देना है। अब चलना है सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए, जो सब्जेक्टिव का कॉपी मिला है।
अब सबसे जो पहला प्रश्न था मैं शुरू में दिखा भी दिया आपको, उसमें अपने से क्या कहा था कि इसमें से आप निबंध लिखे, तो मैं तुम लिखाऊंगा, मैं बता दिया जो इस साल के लिए संभावित है। लेकिन अगर मुझे एग्जाम में लिखना होता, आपको लिखना होगा, तो आप क्या करेंगे, बारीकी से सीखिएगा। तो यहां पे अपने पास 6 टॉपिक है, 150 से 200 शब्द मात्र, मैं अप्रोक्सीमेट मान लू बीच में पकड़ लू तो 180 शब्द के लगभग में अपने को लिखना है। अब मैं ये देखूंगा कि किस टॉपिक के बारे में अपने को पूर्ण नॉलेज है, और मैं उसको 180 शब्द में लिख सकता हूं, अच्छा से नहीं, कुछ नहीं, कुछ तो मान लीजिए घुमा रहे हैं ऐसे वैसे 2-3 शब्द मान लीजिए बार बार रिपीट करूं, वो नहीं, चीजें यूनिक होना चाहिए, क्योंकि आप इंटर के विद्यार्थी उस लेवल के लिख रहे हैं, और जब मैं लिखूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कैसे लिखना है। अब मेरे प्रिय लेखक, अगर आप हिंदी में किसी लेखक के जीवनी के बारे में अच्छा से पढ़ लिए हैं, आपके हिंदी के बुक में काफी लेखक हैं, तो आप लिख दीजिए, इसमें तो और अंक मिलेगा। समझिए, आप समझ रहे किसी लेखक के बारे में, जैसे बालकृष्ण भट्ट हैं या रामधारी सिंह दिनकर, उनके बारे में अच्छा सा अध्ययन कर लिए, आप क्लियर लिखते हैं कि मेरे प्रिय लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, उनका जन्म इतना को यहाँ पे हुआ था, उन्होंने यहाँ से पढ़ाई किया, उनकी ये रचनाएं मुझे काफी प्रभावित करती है। तो आप समझ रहे हो एग्जामिनर कितना अच्छा फैक्ट्स के साथ बता रहे हैं, जोड़कर थोड़ा वो लिखे हैं। तो अगर याद हो तो मैं कहूंगा आप यही लिखिएगा, ठीक है। और ये सबका अलग अलग हो सकता है, मेरा लेखक कोई और, आपका लेखक कोई और, XYZ किसी का कुछ भी लिख सकता है, तो ये आप लिख सकते हैं, ये आपके लिए सबसे अच्छा टॉपिक होगा। मैं नहीं लिखाऊंगा क्योंकि सबका अलग अलग टॉपिक हो सकता है। हमारी प्रिय पुस्तक, और किसी पुस्तक के बारे में आप जानते हैं, अभी नहीं कि मेरी प्रिय पुस्तक रामायण, रामायण में राम की, तो सब कोई जानता है। आप उसमें कुछ फैक्ट्स डालिए कि रामायण की रचना कब हुआ था, तब ना वो एग्जामिनर समझेगा कि हाँ आपका सही में प्रिय पुस्तक आप पढ़े, यानी कि निबंध रटे नहीं है। तो अगर आपको किसी पुस्तक के बारे में पूछा, उसका छपाई कब, उसका पूरा इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी मान, क्योंकि निबंध क्या होता है, निबंध मतलब होता है अपने विचारों को बांधना, कि कोई भी व्यक्ति पढ़े तो उस टॉपिक के बारे में उसके पास संपूर्ण नॉलेज हो जाए, और उसके साथ साथ वो आपके शब्द प्रवाह में, आपके लिखने की कला में वो खोता जाए, निबंध छोड़कर भागे नहीं, तब एग्जामिनर अंक देता है। और उसको उसमें फैक्ट्स हो कि जिस भी बिंदु पे लिख रहे हैं उसके इतिहास के बारे में बताएं, कि पीछे चीजें कब से चले आ रहा है, उसके आपके मतलब कि उसके जो भी वर्तमान काल है, तो उसके बाद जैसे पुस्तक उगा रहा है तो कोई टॉपिक मतलब ऐसा नहीं कि इसमें नुकसान फायदा आप गिनाएंगे, कुछ नहीं, इसके आप सीधे बताएंगे कि वर्तमान में इसका क्या महत्व है, फ्यूचर काल पे इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, फिर अपना निष्कर्ष वगैरह कंक्लूजन करना चाहिए। और इसमें जैसे मैट्रिक में लिखते थे उपसंहार नीचे की तरफ, फिर ये बिंदु, तो बिंदु दिया था तो कब, इसमें नहीं, इसमें सिर्फ निबंध एकदम जैसे बुक में आप पढ़ते हैं वैसे लिख देना, लेख के जैसा, वो टॉपिक वाइज डिवाइड नहीं करना, क्योंकि कहीं पे टॉपिक दिया है नहीं दिया है, क्योंकि इंटर के विद्यार्थी से यही उम्मीद किया जाता है। राष्ट्रीय एकता के बारे में आप जानते हैं तो लिख दीजिए, चुनाव प्रक्रिया के बारे में, आप चुनाव प्रक्रिया, जैसे राष्ट्रीय निबंध फ्री का अंक है, पूरा अंक मिलेगा, लेकिन किनका अंक करता है, जो राष्ट्रीय एकता पर, राष्ट्रीय एकता जरूरी है, हमें मिल कर रहना चाहिए, हमें राष्ट्रवाद के, ये सब लिख रहे कॉमन कॉमन, तो उस पर अंक काटेगा ही एग्जामिनर, क्योंकि वो तो दम ही नहीं, वो 6 क्लास के विद्यार्थी लिख देगा। अब अपने को चुनाव पर क्या लिखना है कि हमारे देश में चुनाव होता है, हम लोग वोट देने जाते हैं, उससे विधायक चुनाते हैं, मंत्री, मुखिया, ये क्या बात हुआ, चुनाव प्रक्रिया पूरा आप समझाइए कि पॉलिटिक्स से कहां से लिया गया है, क्यों हमारे देश में मतलब ऐसा लिखिए कि एग्जामिनर कहे कि हाँ आपके पास नॉलेज है, निबंध का मतलब अपना नॉलेज प्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, प्राकृतिक त्रासदी के बारे में, कभी कोई प्राकृतिक घटना या हो, बाढ़ वगैरह, तो ये नहीं कि बाढ़ ऐसे आता है, नदी में ज्यादा पानी हो गया, बाढ़ है, लोग बह गए, दह गए, ये सब चीजें नहीं लिखना है। बाढ़ के बारे में किसी प्रॉपर वे का घटना बताइए, कभी भूकंप आया तो उसका क्या क्या नुकसान हुआ, कब आया था, ये सभी चीजें, ये सब फैक्ट्स क्या करता है कि आपको बताता है कि आप कितना स्ट्रॉन्ग मजबूत विद्यार्थी, कितना अच्छा से आप पढ़ाई किए हैं। मोबाइल और इंटरनेट, सबसे अच्छा है मोबाइल इंटरनेट पे लिख सकते हैं। तो मुझे अगर लिखना रहता तो मैं इसमें क्या चुनता, ये चीजें समझिएगा। ये सब यही मैं बोला कि यही क्लास जो अब से चल रही है महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव तो आप कहीं से देख लेंगे, लेकिन ये चीज सीखिए ध्यान से, मोबाइल को फुल जब सिर्फ देखिए आपको समझ में आ जाएगा। एक बारी नहीं, फिर क्लास खत्म होगा, 2 बारी 3 बारी देख लीजिएगा। और मुझे लिखना होता था, मैं क्या करता, मेरे लिए जो लग रहा है जिसमें मुझे अंक नहीं कटेगा, वो टॉपिक एक था मेरे प्रिय लेखक, ये टॉपिक था, क्योंकि इसमें मैं काफी कहानी के लेखक के बारे में जानता हूं। मैं बालकृष्ण भट्ट के बारे में लिख सकता था, जगदीश चंद्र माथुर के बारे में, ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में, या आपके रामधारी सिंह दिनकर के बारे में, जे किसी के बारे में लिख सकता हूं। अगर जिसके बारे में अच्छा से ज्यादा पढ़ लिया हूं तो मैं ये लिखता, क्योंकि इसमें मुझे काफी फैक्ट्स मेरे दिमाग में घूम रहा है। उनका जन्म कब काम आएगा, सिर्फ उत्तर लिखने में, यहाँ पे भी तो काम आ सकता है ना, तो अपने पूरा अंक उठा लेना है, तो मैं वहां पे लिखता। लेकिन ये टॉपिक सबका अलग अलग हो जाएगा कि आप कोई और लेखक लिखेंगे, क्यों मैं जो लिखूं वही आप रटेंगे, आप अपना लिखिए, मैं अपना लिखूंगा। तो ये और इससे क्या होता है, मेरा यूनिक भी रखता, रिपीट भी नहीं करता। लेकिन इसमें से एक टॉपिक जो है इस लिए मुझे महत्वपूर्ण मालूम पड़ रहा है और सबके लिए एक ही जैसा होगा, मोबाइल और इंटरनेट, तो इस पर मैं लिख कर समझा दे रहा हूं।
कुछ चीजें दिमाग में आपका क्लियर हो रहा है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। ये कुछ मैं समझाने का जो प्रयास कर रहा हूं, जिस बिंदु पे मैं आपका माइंड को लेकर जाना चाहता हूं, क्या वहां पे आप पहुंच पा रहे हैं कि नहीं। और यही अगर पहुंच गए, सब्जेक्टिव का खेल खत्म आज के बाद से। अब ध्यान से चीजें समझिएगा, मोबाइल और इंटरनेट पे लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा। इसमें तो मोबाइल इंटरनेट का कुछ ज्यादातर मतलब कि है नहीं कि इसमें कुछ जोड़ेंगे, सिंपल सा इस पे आप लिख सकते हैं, इसलिए मैं इस पे लिखा दे रहा हूं। और इस अगले महत्वपूर्ण एक सिंपल सा लिख। अब देखिए यहां पे, अब जब सब्जेक्टिव का इस तरह कॉपी मिलेगा तो ऐसे आपको लिखना होगा। और पूरा मैं सब्जेक्टिव का भी उत्तर लिख लिख कर हिंदी का, इंग्लिश का पूरा मैं समझा दिया हूं। ये सजाना, इसमें मैं नहीं सजाऊंगा क्योंकि मैं पूरा आपको लिख कर सिखा दिया हूं, मैं सीधा उत्तर लिखाऊंगा। तो वो चीजें भी देख लीजिएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करके मिल जाएगा, या क्लास खत्म होगा तो स्क्रीन पे वीडियो आएगा, क्लिक करके देख लीजिएगा। तो आपको कॉपी पे से लिखना होगा खंड ब विषयनिष्ठ प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1 8 अंक की ये प्रश्न था, उत्तर। और यहाँ पे उत्तर लिखिएगा जो मैं आगे लिखाने जा रहा हूं। और जहां पे उत्तर कंप्लीट होगा वहां पे इस तरह लाइन खींच देना है। अब ये तो आप सजाना में पहले भी सीखा है, क्या सजाने से अंक मिलेगा 8 अंक नहीं, बीच में क्या लिखना है जिससे हमारा उत्तर का वैल्यू पॉइंट बढ़े, तो वो आइए सीखते। तो लेख लिखना था, तो मैं यहाँ पे टॉपिक चुनूंगा, मैं ऐसे अपने कॉपी पे लिख दूंगा ये पूरा खंड ब विषयनिष्ठ प्रश्न, ये सब चीजें। अब मैं यहाँ पे टॉपिक चुना तो यहाँ पे मैं नीचे लिखूंगा ये छठा नंबर, ये 6 जो मैं लिखा हूं कहां पे, छठा लिख रहा हूं, तो यहाँ पे छठा लिखता। और यहाँ पे मैं लिखूंगा इस तरह मोबाइल और इंटरनेट पे मैं लिख रहा हूं। अब कैसे लिखूंगा मैं, तो इस तरह की आज का युग मोबाइल और इंटरनेट का है। मोबाइल और इंटरनेट ने लोगों के जीवन को बदल दिया है। आप जानते हैं काफी आसान सा टॉपिक है, कुछ नहीं मालूम हो तो ये लिख दीजिए। घर हो या ऑफिस, इंटरनेट को कई कारणों से हर जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। मोबाइल और इंटरनेट के कुछ उपयोग में संचार, खरीदारी, बुकिंग, शोध एवं अध्ययन शामिल है। इंटरनेट के उपयोग ने जिस तरह से हम यात्रा करते हैं उसमें बड़े पैमाने पर बदलाव किया है। अब हम घर बैठे ही टिकट बुक कर सकते हैं, होटल में कमरे बुक कर लेते हैं, कैब की बुकिंग भी कर लेते हैं। सब मोबाइल और प्लस इंटरनेट से हो रहा है। मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से हम गाड़ियां, ट्रेन और हवाई जहाज की समय सारणी मालूम कर लेते हैं। आज हम घर बैठे ही अपने दैनिक जीवन में बहुत से सामानों को ऑर्डर कर सकते हैं। मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से मतलब कि ऑर्डर कर लेते हैं, जिसके समय और श्रम दोनों की बचत होती है। मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से हम फिल्म, सीरियल, समाचार आदि आसानी से अपने मोबाइल में ही देख लेते हैं। आज ऑनलाइन शिक्षण की बाढ़ आई हुई है जो इंटरनेट के माध्यम से ही संभव है। हम मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से अनेक किताबों को ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। इंटरनेट कई सुविधाएं प्रदान करता है। अब ये पूरा शब्द सीमा आप काउंट करेंगे तो 180 शब्द के आसपास से जाएगा। तो इतना ही अपने से उम्मीद किया गया था, तो ये भी लिख देंगे, अपने को 8 अंक मिल जाएगा। तो यहां पे आपने सीखा कि निबंध के 6 बिंदु में से कैसे आप एक बिंदु का चुनाव करेंगे और उस पर कैसे लिखेंगे, ये महत्वपूर्ण था। ये तो आप ऐसे भी लिख सकते थे। चलिए, अब पहला प्रश्न का उत्तर हमारा कंप्लीट हुआ। अब मैं क्या लिखूंगा, दूसरा नंबर प्रश्न अपना। अब दूसरा पे क्या था, किन्हीं दो अवतरण का सप्रसंग व्याख्या कीजिए। अब पढ़िए और किसी दो का आपको व्याख्या करना है। जैसे यही मैं देखूं तो ये कह रहा है कि प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ मतलब कि उसी दृष्टि से दिखती है जिस दृष्टि से लाता। तो सबसे पहले आपको इसका उत्तर कैसे चुनाव करना चाहिए, किस दो का उत्तर मैं लिखने जा रहा हूं। तो सबसे पहले चारों आप पढ़िए। अब ये जरूरी नहीं है कि आप मन करे तो यही दो लिख दीजिए, मन करे तो ये दो लिखिए, मन करे तो एक उसमें से एक कविता में से लिखिए। नहीं है कि ये मत सोचिएगा कि मुझे मतलब कि एक उसमें से एक इसमें से लिखना, मतलब कि एक कहानी में से एक कविता में से लिखना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप दोनों कविता भी लिख सकते हैं, दोनों कहानी। तो चारों में से पहले पढ़ के पता कीजिएगा कि कौन सा लाइन आपको पता चल रहा है कि किस कहानी से, किस कविता से, तब आप इसका लिखिएगा। अब जैसे मुझे ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया कि चंपारण की भूमि है, अच्छा ये भी आपका अर्धनारीश्वर से है, ये भी देखिए मुझे पता चल गया, ये भी मुझे पता चल गया सूरदास, तो मैं तो कोई लिख सकता हूं। तो मैं इसमें से दो वो लिखा रहा हूं जो इस साल के लिए संभावित है। आपको कैसे इसमें से चुनना है ये समझिए, मूल बात ये है कैसे चुन रहे हैं कि जो पहले मैं चारों पढ़ूंगा और देखूंगा किस दो के बारे में मुझे पता चला, अच्छा इसी कहानी से, इसी कविता से, मैं उसी का लिखूंगा। मुझे तो चारों पता चल गया, अगर चारों पता चल गया तो जिसके बारे में अच्छा से आप जानते हैं वैसे लिखिए। अब इसका उत्तर कॉपी पे ऐसे ही लिखेंगे। दूसरा का पहला 4 अंक का प्रश्न उत्तर और यहाँ पे उत्तर, फिर दूसरा का चौथा 4 अंक का प्रश्न यहाँ पे उत्तर। अब आइए, अब जो यहाँ पे दूसरा नंबर पे था मैं उसका ये इस साल के लिए मतलब कि महत्वपूर्ण गेस है। ये देखिए, ये भी आप लिख सकते थे, ये अर्धनारीश्वर पाठ से जैसे ही आ जाए वैसे ही। और यहाँ पे देखिए, कैसी चंपारण की यह भूमि है, मानो विस्मृता के हाथ में अपनी बड़ी से बड़ी निधियों को सौंपने के लिए प्रस्तुत कर रही है। अब ये जो है मतलब कि जगदीश चंद्र माथुर की वो सादा नीरा जो पाठ है उससे लिया गया है। तो वो क्या बता रहे हैं, चंपारण की भूमि के बारे में। तो इसका मतलब वो क्या कहना चाहते हैं, चीज आपको समझा देना है। और फिर यहाँ पे मैं इसका भी नहीं लिखूंगा, मैं इसका आपको उत्तर लिखा दूंगा। ये काफी अच्छा है कि जागिए ब्रजराज कुंवर, कमल कुसुम फूले, कुमुद वृंद संकुचित भय, भृंगलता भूले। ये सूरदास के पद से लिया गया है।
तो उत्तर कैसे लिखना है, तो ऐसे ही कॉपी में सजा कर लिखिएगा। और यहाँ पे दूसरा का जैसे मैं उत्तर लिख रहा हूं, तो ये उत्तर मैं कहाँ लिखता, यहाँ पे मैं लिख लेता दूसरा का उत्तर है, यहाँ पे चौथा का सही है। अब इस बीच वाला जो है इस पार्ट में मैं उत्तर लिखता। अब देखिएगा, अब यहां पे आपको इस तरह लिखना होता है हमेशा। सबसे पहले शुरू में आपको बताना पड़ता है कि ये पंक्ति किस पाठ से लिया गया है और किस परिप्रेक्ष्य में ये लेखक या कवि कह रहे हैं। तो जो ये पंक्ति था तो उस तरह लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति जगदीश चंद्र माथुर रचित ओ सदा नीरा शीर्षक यात्रा स्मरण से ली गई है। अब देखिए कितना अच्छा हो गया, पहले मैंने बता दिया कि यहां से लिया गया है। देखिए इस लाइन में आप समझ रहे ना कि वो पंक्ति किस मतलब कि कहानीकार की है, किस लेखक की है, किस पाठ से लिया गया है और उस पाठ की विधा क्या है, ये भी मैंने बता दिया। ये होता है उत्तर फैक्ट्स के साथ मैंने बता दिया। अब आगे मैं लिखूंगा, इन पंक्तियों के माध्यम से चंपारण की गौरवशाली भूमि का गुणगान किया गया है। देख रहे हैं पहले और दूसरे लाइन में मैंने कितना फैक्ट्स भर दिया, मुझे 4 में 4 अंक मिलने जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले लाइन में बता दिया पूरा कि पाठ की मतलब कि विधा, लेखक किस पाठ से लिया गया है। दूसरे लाइन में मैं वही बात लिख रहा हूं जो उसमें कहा गया है कि चंपारण की भूमि के बारे में चर्चा है। तो मैं ये नहीं कि कुछ भी घुमा मैं नहीं रहा हूं, मैंने सीधे लिख दिया कि इन पंक्ति के माध्यम से चंपारण की गौरवशाली भूमि का गुणगान किया गया है। चंपारण की यह भूमि महान है, यहां अनेक आक्रमणकारी तथा बाहरी व्यक्ति आए, उन्होंने या तो इस पावन भूमि को क्षति पहुंचाई या आकर बस गए, किंतु धन्य है इसकी सहनशीलता एवं उदारता, इसने इन सबको भुला दिया, क्षमा कर दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि इसने विस्मृत के हाथों में अपनी बड़ी से बड़ी निधियों को सौंप दिया। इसने किसी प्रकार का प्रतिकार नहीं किया, स्वयं को उन अतिथियों के हाथों में समर्पित कर दिया, उन्हें अपनी निधियों से समृद्ध किया है। अब जो लेखक कहना चाहते थे आपके पाठ में वही बात मैंने समझा दिया। कोई एग्जामिनर चेक करे मुझे 4 में 4 अंक देने के लिए बाध्य होगा अगर मैं इस तरह कॉपी में उत्तर लिखा हूं तो। और कैसे उस तरह लिखते हैं मैं बताया कि अंत में लिंक आएगा, उस पर क्लिक करके जरूर सीख लीजिएगा। तो मेरा हो गया। अब चौथा जो था सूरदास के पहला पद, क्योंकि ये मुझे दिखाई दिया कि ये जो ब्रजराज को जगाया जा रहा है तो सूरदास के पहले पद शुरू ही वहीं से हो रहा है। पद पहला पद देखिएगा बुक में वहीं से शुरू हो रहा है। तो इसमें भी मैं देखिए यहाँ पे तो छूट गया है टाइपिंग में, लेकिन इसमें मैं वैसी तरह लिखता कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक के कविता सूरदास के पहले पद से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से सूरदास कहना चाहते हैं कि, तो ये चीजें जोड़ लीजिएगा। आप समझ रहे हैं ना, मैं इसमें वो चीजें टाइपिंग करने में छूट गया। यहाँ पे शुरू में मैं क्या लिखता है, यहाँ से मैं उत्तर नहीं शुरू करता, आपको भी नहीं शुरू करना, शुरू में लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति सूरदास के पहले पद से लिया गया। और वो कविता है तो उसकी विधा अगर आप थोड़ा बताएंगे तो ऑलरेडी कविता है जो सूरदास के पहले पद से लिया गया और इसके माध्यम से सूरदास ये बताना चाहते हैं कि तब ये चीजें लिखिएगा। समझ गए मेरे बात को? 2 का उत्तर लिखना था। क्या बताना चाहते थे कि हे ब्रजराज भोर हो रही है, यहां पे क्या है, भोर हो रही है, जागिए कमल के फूल खिल उठे हैं, कुमंद के पुष्पों ने, मतलब जो उसका भावार्थ था, जो अर्थ था वो लिख रहे हैं हम लोग, अपनी पाखुंडियों को समेट लिया है, भौर लताओं में छिप से गए हैं, मुर्गों एवं अन्य पंछियों का कोलाहल सुनाई दे रहा है, वनराज वन के वृक्ष आवाज दे रहे हैं, बाड़ों गौशालाओं में गायें बोल रही है तथा बछड़ों को दूध पिलाने के लिए दौड़ी आ रही है, चंद्रमा का प्रकाश क्षीण हो चुका है और सूर्य का प्रकाश फैल रहा है, नर और नारी भजन कीर्तन कर रहे हैं, हे कृष्ण हे श्याम अब जागिए सवेरा हो गया है। पूरा मूल जो अर्थ था, भावार्थ था, वो हमने लिख दिया। मेरा 8 अंक भी कंप्लीट हो गया। 8 अंक का मैंने एक लिख दिया था शुरू में लेख। चीजें आप समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। ये चीजें जरूरी है। उत्तर अब जो मैं वही उत्तर लिखा रहा हूं जो मतलब कि इस साल के लिए संभावित है। और सबसे महत्वपूर्ण चुनना, जो मैं ये चीजें बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ टेक्निक, मैं कौन सा चुनूंगा, 4 में से कौन छोड़ना है कौन है, वो चीजें जरूर सीखिएगा। इस क्लास का मूल उद्देश्य वही है। कह रहे तीसरा पे प्रश्न आएगा, इसी फॉर्मेट में सेम प्रश्न ही मिलेगा आपको एग्जाम में, कि महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को पुस्तकालय में हिंदी की पत्रिका उपलब्ध कराने के लिए पत्र लिखिए, या सड़क की जर्जर स्थिति के बारे में अपने बड़ा आयुक्त मतलब वार्ड आयुक्त या मुखिया को पत्र लिखिए। अब पत्र लेखन में कौन सा पत्र अपने को लिखना चाहिए? देखिए तो एक आवेदन जो पत्र होता है ना, छुट्टी के लिए, ये बचपन से हम लोग लिखते आ रहे हैं, उसका फॉर्मेट सेम रहता है। पुस्तकालय में पुस्तक मंगाने के लिए, छात्रवृत्ति के लिए, या फीस माफ कराने के लिए, तो ये सब चीजें कॉमन सी बात है। तो ये चीजें हम लोग को आदत है लिखने का, तो क्यों मैं लिख शुरू में वहीं पर उसी का उत्तर लिखूंगा। तो आइए उसी का मैं उत्तर लिखा दे रहा हूं, आप भी एग्जाम में इसी तरह प्रश्न का चयन कीजिएगा। तो कॉपी जो मिला रहेगा उसमें इस तरह लिख दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 5 अंक ये प्रश्न उत्तर, और यहाँ पे उत्तर लिखिएगा, और जहां पे खत्म होगा इस तरह लाइन खींचना है। किस तरह उत्तर लिखना है,
ऐसे लिखेंगे सर, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, आपका जो भी कॉलेज होगा उस कॉलेज का नाम लिख दीजिएगा। विषय पुस्तकालय में हिंदी पत्रिकाएं उपलब्ध कराने के लिए महोदय, मैं अपना नाम लिखिएगा। आपके महाविद्यालय के सत्र 2023 से 25, अब देखिए ये मैं क्यों लिखा हूं कि जैसे ही आप सत्र 23 से 25 लिख रहे हैं, एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप अपने माइंड से लिख रहे हैं, आप रटे नहीं है, कहीं से देख कर नहीं लिख रहे हैं। तो देखेंगे तो बुक वगैरह में प्रीवियस सत्र होगा, तो आपका सत्र है 23 से 25, तो आपने लिखा कि इंटर का छात्र हूं, या अगर आप गर्ल्स स्टूडेंट है तो छात्रा हूं, वहां पे लिखिएगा। पुस्तकालय में हिंदी की पत्रिकाएं उपलब्ध न होने के कारण हम सब सहपाठियों को पठन पाठन करने में दिक्कत हो रही है, अतः श्रीमान से आग्रह है कि पुस्तकालय में हिंदी पत्रिकाएं उपलब्ध कराने की कृपा करें। आपका आज्ञाकारी छात्र अपना नाम, दिनांक, वर्ग क्रमांक सब लिख दीजिएगा और ऐसे कर दीजिएगा, हो गया 5 अंक का ये भी काम कंप्लीट। बस इतना सा आसान सा काम है, देखिए कितना आसान काम है, 100 में 100 स्कोर करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे जो प्रश्न है 10 प्रश्न है, 5 का उत्तर अपने को लिखना है, 2 अंकीय प्रश्न है, तो इसमें से तो आप कोई भी 5 लिख सकते हैं। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था, ये सब कितना आसान आसान सा प्रश्न है, लेकिन मैं इसमें से वही 5 लिखा रहा हूं जो इस साल के लिए संभावित है, तो बुक से है, तो इसका उत्तर याद जरूर कर लीजिएगा। कॉपी में से लिखिएगा, चौथा का पहला लिख रहे हैं तो पहला 2 अंकीय प्रश्न इसका उत्तर, ताकि एग्जामिनर जो उत्तर में दम हुआ रही देखे क्या, चाहे 2 अंकीय प्रश्न था 2 अंक दे दे। चौथा का दूसरा, चौथा जो भी आप लिख रहे हैं चौथा का उसका उत्तर लिखिएगा। चलिए मैं लिखा दे रहा हूं, ये फॉर्मेट है, ऐसा कॉपी में लिखना है। अब चौथा का जो पहला था कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था, इसका मैं उत्तर लिख दूंगा। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी था। अभी मैं क्यों लिखा हुआ प्रश्न में छोड़ भी सकता था, क्यों, आपको ये दिखाने के लिए। काफी विद्यार्थी को ये लगता है कि सर 2 अंकीय प्रश्न, एक लाइन में जवाब दे दिए, 2 में 2 मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, प्रश्न में वही कहना चाहता है कि उनकी पत्नी का क्या नाम था, टू द पॉइंट प्रश्न है। एग्जामिनर बोर हो गया, काफी घुमाते घुमाते खोजेगा उसमें से आपको उत्तर में से कहां है, उसको बस उसको जो ब्लू पॉइंट, जो उसको बुलेट पॉइंट मिला है कॉपी का ना, उसमें जो मतलब जिसे आंसर जिसे आप बोल सकते हैं, उसमें सिर्फ बुलेट पॉइंट है, उसमें लिखा है कि चौथा का पहला का उत्तर प्रभावती देवी, बस इतना ही उसमें लिखा। आपसे कम तो उसके उत्तर जैसे मिला रहा है लिखा है, तो चेक करके अच्छा यहाँ पे प्रभावती, ठीक है, 2 में 2 अंक मिल गए। यही तो एग्जामिनर उम्मीद कर रहा था। इसमें क्या जोड़िएगा, उनका पूरा जीवनी लिखिएगा, थोड़ा वो ये पूरा हमारा हो गया। भाई जब तुम प्रश्न छोटा सा पूछ रहे हो, कोई आपसे नाम पूछे कि आपका नाम क्या है, तो क्या पूरा डिटेल बताइए, प्रश्न छोटा था, हम अपना नाम ही सिर्फ बताएंगे। अब तुम्हारे पे एग्जामिनर पर डिपेंड है भाई, क्वेश्चन सेट करना, क्यों इतना छोटा प्रश्न सेट किया 2 अंक में, क्योंकि वो उतना ही जवाब से संतुष्ट है, उसको मन है उतना ही में 2 अंक देने के लिए, तो घुमाना नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि प्रश्न को घुमाना नहीं है, जितना पूछा जाए उतना ही। तो ये मैंने उत्तर इसलिए आगे मैं बड़ा बड़ा जो उत्तर इस लिए गेस मैं लिखाऊंगा, आपको चिंता है, मैं समझाना था सिर्फ। तो पहला हो गया। अब चौथा पे जो प्रश्न था कि कुंती का परिचय दे, अब जैसे ही देखिए उसमें था कि नाम क्या था, कुंती कौन थी, तो ये प्रश्न छोटा हो गया। लेकिन कुंती का परिचय दे, परिचय समझ रहे ना, पूरा आपको कोई अपना परिचय दीजिए, तो अपने बारे में सब चीज आप बता सकते हैं, जिससे कि आपका आप कौन है ये पता चले, आपका आचरण कैसा, आप कैसा, सारा चीज आप बता सकते हैं, जब तक कि वो आदमी संतुष्ट नहीं हो जाए, जितना आप जानते हैं। तो ये हो गया इसमें पूरा लिखने वाला। और ये कौन कुंती, महाभारत वाली कुंती की बात नहीं हो रहा है, जो आपके पुस्तक में है सिपाही की मां में, उस कुंती की बात हो रहा है। तो कैसे अगर मुझे उत्तर लिखना था तो मैं लिखता इस तरह, कुंती सिपाही की मां शीर्षक एकांकी में एक प्रमुख पात्र है, वह एक अच्छी पड़ोसन के रूप में रंगमंच पर प्रस्तुत हुई है। यद्यपि कुंती की भूमिका थोड़े समय के लिए है, तभी उसे थोड़े में आका नहीं जा सकता। यह बिस्नी की पुत्री मुन्नी के विवाह के लिए चिंतित है, वह स्वयं मुन्नी के लिए घर खोजने को भी तैयार है। वह बिस्नी को संतावना भी देती है। बिस्नी के पुत्र मानक के बर्मा की सकुशल लौटने की बात भी वह करती है। बिस्नी के प्रति उसका सहानुभूति उसके शब्दों में स्पष्ट दिखाई पड़ता है। वह कहती है कि तू इस तरह दिल क्यों हल्का कर रही है। कुंती बर्मा की लड़कियों के प्रति थोड़ा कठोर दिखाई देती है। उनके हाव भाव एवं पहनावे तथा भिक्षाटन पर थोड़ा क्रुद्ध भी हो जाती है। उनका इस तरह से भिक्षा मांगना कतई उसको अच्छा नहीं लगता। अब कुंती का पूरा भावना क्या है, मुन्नी को लेकर, बिस्नी को लेकर, जो भीख मांगने आती है लड़कियां उनको लेकर पूरा आपने बता दिया। कितना समय के लिए कहानी में उसका रोल है, फिर भी वो कितना महत्वपूर्ण है, ये सभी चीज हो गया, मुझे अंक मिल जाएगा क्योंकि कहानी में इतना ही था कुंती का परिचय। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। तो ये मैं क्या दिखा रहा हूं कि जहां पे मुझे आवश्यकता है ज्यादा लिखने का, मैं खुद देखिए लिख रहा हूं, जहां पे आवश्यकता ही नहीं वहां पे क्यों मैं लिखूं, ठीक है। तो ये चीजें समझना है। अब 5वां जो प्रश्न था वो मैं उसका उत्तर लिखाऊंगा, हेडमास्टर कलीराम ने, ये इस साल के लिए महत्वपूर्ण है, जो इस साल के लिए महत्वपूर्ण है वही मैं आपको बता रहा हूं। ओम प्रकाश को क्या आदेश दिया था,
तो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपने प्रारंभिक विद्यालय काल से मतलब ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपनी पढ़ाई जो है प्रारंभिक विद्यालय से की है, ये लिखना था। लेखक दलित समाज से आते हैं, इसीलिए विद्यालय में हेडमास्टर एवं शिक्षकों का व्यवहार उनके प्रति बड़ा ही कठोर है। विद्यालय के प्रथम दिन ही हेडमास्टर ने उन्हें समूचे विद्यालय प्रांगण में झाड़ू लगाने का आदेश दिया। दूसरे दिन भी यह घटना घटी, पूरे दिन लेखक झाड़ू लगाता रहा। तीसरे दिन कक्षा में आकर चुपचाप बैठ जाता है। उस दिन भी हेडमास्टर और अधिक क्रूरता से पेश आया और पूरे दिन झाड़ू लगाने का आदेश दिया। उसी दिन लेखक के पिता अचानक विद्यालय आते हैं और तब इस क्रूरता का अंत होता है। तो बुक में आप पढ़े होंगे, आसानी से आप लिख सकते हैं उत्तर, और नहीं पढ़ेंगे तो रट जाइएगा। अब देखिए जैसे यहाँ पे और बड़ा है तो मैं पूरा उत्तर लिखने का प्रयास किया हूं। कह रहा है कि शिवाजी की तुलना, ये भी इस साल के लिए काफी महत्वपूर्ण है ये सब प्रश्न, उसी का मैं उत्तर लिखा रहा हूं। भूषण ने मृगराज से क्यों की है? तो उत्तर आपको ऐसे लिखना है कि महाकवि भूषण ने अपने कवित्व में छत्रपति शिवाजी की महिमा का गुणगान किया है। महाराज शिवाजी की तुलना कवि ने इंद्र, समुद्र की आग श्री रामचंद्र जी, पवन और शिव, परशुराम जंगल की आग, शेर अर्थात चीता, प्रकाश यानी सूर्य और कृष्ण से की है। छत्रपति शिवाजी के व्यक्तित्व में उपरोक्त सभी देवताओं के गुण विराजमान थे। जैसे उपरोक्त सभी अंधकार, अराजकता, दंभ, अत्याचार को दूर करने में सफल हैं, ठीक उसी प्रकार मृगराज अर्थात शेर के रूप में महाराज शिवाजी मलेच्छ वंश में औरंगजेब से लोहा ले रहे हैं। वे अत्याचार और शोषण दमन के विरुद्ध लोकहित के लिए संघर्ष कर रहे हैं। छत्रपति का व्यक्तित्व एक प्रखर राष्ट्रवीर, राष्ट्रचिंतक, सच्चे कर्मवीर के रूप में हमारे सामने दृष्टिगत होता है। जिस प्रकार इंद्र द्वारा यम का, वाडाग्नि द्वारा जल का और घमंडी रावण का दमन श्री राम करते हैं, ठीक उसी प्रकार शिवाजी का भी व्यक्तित्व है। महावीर शिवाजी भूषण के राष्ट्र नायक हैं। उनके व्यक्तित्व के सभी पक्षों में कवि ने अपने कविताओं में उद्घाटित किया है। छत्रपति शिवाजी को उनकी धीरता, वीरता और न्यायोचित सद्गुणों के कारण ही मृगराज के रूप में चित्रित किया गया है। मैंने पूरा बता दिया क्यों कवि जो है उसको मृगराज कहते हैं। इस साल के लिए महत्वपूर्ण है, तो ये रट जाइएगा। ये सब चीज बुक आप पढ़े होंगे तो अच्छा से समझ पा रहे होंगे। चलिए 5 ही प्रश्न का उत्तर लिखना था, मैंने 4 लिखा दिया, ये 5वां का उत्तर मैं लिखा रहा हूं। गाय किसकी ओर दौड़ पड़ी, 10वां प्रश्न था। तो ये अभी मैं क्यों ये लिखा रहा हूं, क्योंकि अभी मैं इसका मतलब कि जो था आपका उसका विस्तार से लिखना था, तो वो मैं उसमें यही हम लोग पढ़े थे सेम चीज। तो वहां से प्रश्न है कि भोर हो गई है, दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने का संकेत देते हुए लगाया जा रहा है। प्रथम पद में भोर होने के संकेत दिए गए हैं, जो सूरदास का प्रथम पद था। कमल के फूल खिल उठे हैं, पंछीगण शोर मचा रहे हैं, गाय अपनी गौशाला से अपने अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए दौड़ पड़ी। तो क्यों दौड़ पड़ी, तो अपने गौशाला से दूध पिलाने के लिए। चलिए अब ये हमारा 10 अंक का एक कंप्लीट हो गया, इसमें काम ज्यादा था अंक कम था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न था 5 नंबर पे 15 अंक का 3 मतलब कि प्रश्न का इसमें से उत्तर लिखना है। तो इसमें भी देखिए तो पूरा एक सारांश टाइप होगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। देखिए वो सदा नीरस शीर्षक निबंध का सारांश आप समझ रहे हैं, मतलब आदमी वो बुक नहीं पढ़ के पूरा पाठ समझ नहीं, तो ये पढ़ के पूरा चीजें समझ जाए। रोज कहानी का संदेश होगा, तो ये सभी चीज है। तो इसमें देखिए कोई भी आप 3 लिखेंगे लेकिन बड़ा उत्तर होगा, क्योंकि 5 अंक के प्रश्न है और बड़ा डिमांड करता है। मैं 3 वही इसमें से लिखा दे रहा हूँ, कोई भी 3 लिख सकते हैं जिसके बारे में आपको मालूम हो। जो 3 इस साल के लिए भी महत्वपूर्ण है, ताकि यहां से अगर आपको नहीं मालूम तो पढ़ के समझ भी ले तो एग्जाम में आप लिख पाए। चलिए इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा हमारा, संक्षेपण। संक्षेपण काफी जरूरी है सीखना, मैं अभी आगे सिखाऊंगा। आप लोग का डिमांड आएगा तो मैं दोनों संक्षेपण का उत्तर लिखकर बता दूंगा। अब 5 का यहाँ पे पहला का उत्तर लिखिएगा, 5 अंकीय प्रश्न जो भी लिखना हो। 5वां का मान लीजिए 5वां लिखना है तो 5वां का 5वां 5 अंकीय प्रश्न, फिर 5वां का 6ठा, जिसका उत्तर लिखना है 6 में से वो यहाँ पे इस तरह मतलब कि हेडिंग इसी तरह कॉपी में लिखकर तब आपको उत्तर लिखना है। देखिए दूसरा का मैं उत्तर लिखा रहा हूं, ये साल के लिए महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, ध्यान से चीजें समझ लीजिएगा। प्रश्न क्या कहा है कि रोज कहानी के केंद्रीय संदेश की समीक्षा करें। मतलब रोज कहानी में जो मूल संदेश है, ये थोड़ा सा उत्तर और सब जो सारांश था उससे आप छोटा भी होगा, सिर्फ जो केंद्रीय संदेश है, मूल संदेश है, क्या दिया जा रहा है, तो आपको लिखना है कि रोज कहानी में लेखक वातावरण, परिस्थिति और उसके प्रभाव में ढलते हुए गृहिणी के चरित्र का मनोवैज्ञानिक उद्घाटन अत्यंत कलात्मक रीति से किए हैं। लेखक यहां प्रस्तुत करता है डॉक्टर पति के काम पर चले जाने के बाद का सारा समय मालती को घर में
एकाकी काटना होता है, मतलब अकेले काटना होता है। उसका दुर्बल, बीमार और चिड़चिड़ा पुत्र हमेशा सोता रहता है या रोता रहता है। मालती उसकी देखभाल करती हुई सुबह से रात 11 बजे तक घर में कार्यों को अपने को व्यस्त रखती है। उसका जीवन उब और उदासी के बीच यंत्रवत चल रहा है। किसी तरह के मनोविद उल्लास उसके जीवन में नहीं रह गए, जैसे वह अपने जीवन को भार को ढोने में ही घूल रही है। मतलब यहाँ पे देखिए चीजें क्या बताया जा रहा है, पहले यहाँ पे इसको पढ़ते हैं तो समझेंगे हम लोग। इस प्रकार लेखक मध्यवर्गीय भारतीय समाज में घरेलू स्त्री के जीवन और मनोदशा पर सहानुभूतिपूर्ण मानवीय दृष्टि को केंद्रित करता है। कहानी के गर्भ में अनेक सामाजिक प्रश्न विचारों उत्तेजक रूप से पैदा होते हैं। तो इसमें क्या है कि कैसे, मतलब कि आज लड़की का जीवन चरित्र के बारे में जो हर घर की कहानी है, हर एक मध्यम वर्गीय परिवार की, जिनके मान लीजिए पति का जॉब रहता है, शादी हो जाएगा, वहां पे लड़की को लगता है घर वालों को चलिए अच्छा से, बट वो चीजें ठीक है। देखिए सभी चीजें, मतलब कि एक मनुष्य के लिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो उसके लिए जरूरी नहीं कि सिर्फ सब चीज अच्छा से व्यवस्था मिले। उसको मनुष्य समाज में, तो समाज में रहने वाला है, तो उसको आप अकेले ढकेल दीजिएगा सब चीज देकर, तभी उसका उस पर निगेटिव प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें कैसे हर एक मध्यम वर्गीय स्त्री जो कि गांव छोड़कर शहर में जाती है, गांव के लोग समझते हैं काफी अच्छा से जीवन यापन जी रहे, बट वहां पे अकेला में चिड़चिड़ापन भरा जीवन में जो कष्ट भोगते हैं, वो मतलब वो ऐसा कष्ट भी नहीं जो समाज उसको एक्सेप्ट, समाज का तो और अच्छी बात है, शहर में रहती है, अकेले रहती है, कम लोग का कार्य करना पड़ता है, लेकिन उसका क्या क्या साइड इफेक्ट है, उसका दुष्परिणाम है, उसके बारे में लेखक ने इस पूरे कहानी में अच्छा से चित्रण किया। तो वही बातें आपको अपने भाषा में लिख देना था। ये पूरा 5 अंक हमारा कंप्लीट हुआ। अब ये प्रश्न भी मैं लिखा क्योंकि ये प्रश्न स्थिर प्रश्न है, मतलब इसमें कुछ भी बदलाव नहीं, प्रश्न आप रट सकते हैं। ये जो पूछा था एकांकी और नाटक में अंतर स्पष्ट करें, और इस साल के लिए गेस्ट भी है, तो ये तो याद करने वाला प्रश्न। तो अंतर आपको ऐसे लिखना है कि नाटक और एकांकी में अंतर, ये दोनों विधाएं दृश्य साहित्य के अंतर्गत आती है। दोनों का संबंध मंच और अभिनय से है, एवं आधारभूत तत्व दोनों में समान होते हैं। फिर भी दोनों में उपन्यास और कहानी की तरह अंतर होता है, जो इस प्रकार है। मतलब दोनों आप देखिएगा एकांकी नाटक है, दोनों पर अभिनय आप कर सकते हैं, दोनों दृश्य मतलब उसको पर्दे पे उतार सकते हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह उपन्यास और कहानी में अंतर होता है, उसी तरह इसमें भी अंतर। क्या क्या अंतर है? पहला अंतर, नाटक में कई अंक हो सकते हैं, परंतु एकांकी में एक ही अंक। नाम ही है एकांकी, तो एक ही अंक होगा। अच्छा, इसके नीचे लिखिएगा दूसरा, इसी में से आपको नहीं लिखना है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे टाइपिंग किया, दूसरा आपको यहां से लिखना है कि नाटक में एक कथा सूत्र के साथ अनेक उपकथाएं जुड़ी हो सकती है, परंतु एकांकी में आरंभ से अंत तक केवल एक ही कक्षा की का निर्वाह किया जाता है। मतलब एकांकी में एक ही बिंदु पे पूरा कहानी रहेगा। नाटक में पात्रों की संख्या पर्याप्त हो सकती है, परंतु एकांकी में कम से कम, कभी कभी तो 2-3 पात्र ही होते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, उससे छोटा चीज है, कहने का मतलब सिंपल सा। चौथा अंतर आप बता सकते हैं कि नाटक में पात्रों का चारित्रिक विकास धीरे धीरे होता है, कई बार वास्तविकता अंत में दिखाई देती है। जैसे आधी रात का सूरज नाटक में जगमोहन के चरित्र की असलियत का पता चौथे दृश्य में लगता है, परंतु एकांकी में 1-2 दृश्य में ही पात्रों का चरित्र स्पष्ट दिखाई पड़ना, क्योंकि चीजें छोट है, नाटक में बड़ा है, वही चीजें का छोट रूप क्या एकांकी है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो 3 प्रश्न का उत्तर लिखना था, तो उसमें से 5वां पे जो प्रश्न था, उषा शीर्षक कविता का केंद्रीय भाव, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है इस साल के लिए। ये मैं लिखा दे रहा हूं, मतलब कि उषा उसी तरह जैसे वो पढ़ते उसी तरह की रोज का जो केंद्र है, तो इसका भी मतलब मूल अर्थ क्या है, क्या कवि से संदेश देना चाहते हैं। तो उषा जो है वो नई हिंदी कविता के चर्चित कवि शमशेर बहादुर सिंह रचित एक बहुचर्चित प्राकृतिक सौंदर्य परक कविता है। बिल्कुल सही। इस कविता में कवि ने सूर्योदय के पूर्व में उषाकालीन आकाशीय स्वरूप और सौंदर्य का बड़ा ही काव्यात्मक चित्रण विविध उपनामों के माध्यम से किया है। उषा क्या होता है? तो उषा होता है जब मतलब कि अभी सूर्योदय भी नहीं हुआ है और रात्रि भी नहीं, उसके मध्य में सूर्योदय होने वाला है, तो उसे बोलते हैं उषा काल। जैसे गोधूली, तो रात भी नहीं हुआ और शाम, तो उसके बीच का समय, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? गोधूली। चलिए, सूर्योदय के पूर्व का काल उषा काल, वही बात बता रहे, उषा काल कहलाता है। उस समय आकाश बिल्कुल झांकता सा नजर आता है। प्रातः काल की उस वेला में आकाश नीले राख सा लगता नीला और स्वच्छ रहता है। उसकी नीलिमा के बीच आने वाला उजाला हल्का रूप है। हल्के अंधकार के आवरण में ढके रहने के कारण संपूर्ण व्योमपट राख से लिपे हुए गीले चौक के समान लगता है। फिर धीरे धीरे वालारूढ़ की हल्की लालिमा की झलक उभरने लगती है, तब उसका स्वरूप कुछ बदल सा जाता है और उस समय आकाश को देखकर ऐसा लगता है कि आकाश वह काली सील हो जो जरा सा लाल केसर से
धुली हुई हो या वैसा स्लेट हो जिस पर लाल खड़िया चाक मल दी गई। जो कविता का अर्थ है वही मैं यहाँ पे लिखा हूं। अंत में कवि ने उषाकालीन आकाश के प्राकृतिक सौंदर्य को प्रभावपूर्ण रूप से प्रस्तुत करने के लिए अंतिम उपमान की चर्चा करते हुए कहा है कि उस समय आकाश के वक्ष पर उषाकालीन दृश्य नीले जल में झिलमिलाती गोरी काया के समान लगती है। इसी परिवेश में सूर्योदय होता है, फिर सूर्य की प्रकाश किरणें विकिरण होने लगती है और आकाश की गोद में चल रही उषा का वह जादू और उसका नजारा सब समाप्त हो जाता है। कवि ने यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य के चित्रण के लिए नए उपमानों का चयन किया है। इससे कवि की भाव व्यंजना में नव निखार एवं नव सौंदर्य आ गया है। कवि द्वारा प्रस्तुत यह प्राकृतिक सौंदर्य चित्रण बड़ा ही भावपूर्ण, तो पूरा उषा में क्या है, प्राकृतिक खूबसूरती का, प्राकृतिक का वर्णन इसमें किया गया है। ये मेरा पूरा 3-15 अंक कंप्लीट हो गया। चलिए अब अंतिम जो महत्वपूर्ण है, संक्षेपण। निम्नलिखित अवतरण में से किसी एक का संक्षेपण करें, 4 अंक है। अब देखिए एक का संक्षेपण करना है, 2 है। अब इसमें कैसे हम लोग बनाएंगे ये समझिए। संक्षेपण का मतलब क्या होता है, लगभग 1/3, मतलब ये जितना शब्द है इसको काउंट कर लीजिए और उसका 3 भाग से कुछ ज्यादा भी रहे उससे कोई दिक्कत नहीं। मतलब संक्षेपण मतलब मुझे इतना नहीं पढ़ना, मैं आप ही का जो मैं कोई ए पढ़ा और कोई इसका संक्षेपण पढ़ा, बट जो मूल अर्थ था वो दोनों आदमी को सेम ही समझ में आया कि यही बात कुल मिलाकर लिखा गया था। तो ये होता है संक्षेपण। तो ये कला है, इसका कोई ट्रिक नहीं है। यानी मैं कहूँगा यहाँ से उठाकर लिख दीजिए, यहाँ से बस इसको पढ़ लीजिए। संक्षेपण में इसको बिना पढ़े नहीं, इसे तो अंतिम में दिया है क्या आपके पास पूरा समय लिखने का, समझ रहे हैं? शुरू में क्यों नहीं दिया, आप इसी में ज्यादा समय लगा, अंतिम में का अपना समय देखिएगा, इसको पढ़ लीजिए। पढ़ के 2-3 बार चीजें समझिए कि इसका अर्थ क्या कहना चाहता है और उसको थोड़ा सा कम शब्द में लिख दीजिए, इससे कम में। ठीक है, आपका उत्तर कंप्लीमेंट दोनों का लिख दूंगा ना तो आपको चीजें समझ में आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे इसका उत्तर कैसे लिख रहा है मैं पहले ये दिखा दूं। जैसे छठा का पहला है, यहाँ पे सीधे उत्तर है, तो इस तरह कॉपी में हेडिंग देकर लिखिएगा, छठा का पहला 4 अंक के प्रश्न। अगर दूसरा लिख रहा है हाथ वाला तो छठा का दूसरा और 4 अंक ये प्रश्न। अब देखिए यहाँ पे, अच्छा इधर प्रश्न नहीं है, नहीं, चलिए अब यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो क्या कह रहा था, यहाँ पे पढ़िएगा। कह रहा है कि ज्ञानी लोग प्रायः मौन साधना इसलिए किया करते हैं, उनकी जिह्वा से कभी आवेश में या उत्तेजना में अचानक कोई कुवाक्य न निकल जाए जिससे संसार को मुंह दिखाने में शर्म मालूम पड़े। जितनी मौन साधना की जाएगी उतना ही अधिक वाणी को सद्गति प्राप्त होगी तथा आत्मा को विश्वतोषनी शांति मिलेगी। प्राचीन भारत के ऋषि मुनि निर्जन विपिन में वर्षों तक मौन साधना करके आत्मा के लिए दृढ़ चरित्र और जिह्वा के लिए शीतल अमृत वाणी उपलब्ध कराते थे। मतलब इसमें क्या बता रहा है कि आपका, अच्छा यहाँ पे चीजें मैं देखूं, थोड़ा सा लाइट इशू है, 1 सेकंड आप लोग क्लास में रहिएगा। थोड़ा सा यहाँ पे लाइट वगैरह मैं देख रहा हूँ, ज़्यादा आँख वगैरह पे इसका इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा सही किया। अब इसमें आपने पूरा देखा क्या है कि मौन के बारे में, ठीक है, मौन शक्ति के बारे में ये बता रहा है पूरा, कि मतलब कि मौन का साधना का क्या प्रभाव है, क्यों ऋषि मुनि मौन करते थे, ताकि उनके मतलब कि जबान से कुछ आलतू फालतू बात निकल जाए। मौन से काफी शक्ति है। मौन क्या आपको अपने आप पे कंट्रोल करने की पावर देता है, चीज हम कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब जैसे सामान्य आदमी क्या होता है, कुछ भी सुनेगा उसका बुराई हो अच्छा तुरंत प्रतिक्रिया, एक्शन का अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन का तीसरा नियम उस पर लागू होता है। लेकिन जो मौन करते हैं वो न्यूटन के तीसरा नियम से परे चल जाते हैं। उनको ये मालूम होता है किसी पे मुझे रिएक्ट करना है, किसी पे रिएक्ट नहीं करना है। तो यही है मौन की साधना, तो पूरा उसी पे है। तो यही मूल बात मुझे समझ में आया। तो मैं जब कॉपी में उत्तर लिखना होगा तो मैं ऐसे लिख कर और ऐसे यहाँ पे लिखूंगा। देखिएगा यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे है, तो यहाँ पे मैं इस तरह लिख दूंगा, मौन साधना का रहस्य। शीर्षक पहले लिखना था तो शीर्षक मैं दे दूंगा कि मौन साधना का रहस्य आपसे पूछा गया था। ठीक है, उसका शीर्षक दीजिए, तो मौन साधना का क्या रहस्य है वहां पे पूरा बताया गया था मोटा मोटी। संक्षेपण में मैं क्या लिखूंगा कि मौन साधना बहुत ही शक्तिशाली साधना मानी जाती है। इससे आत्मा एवं चरित्र की शुद्धता बढ़ती है और जिह्वा के लिए शीतल अमृत वाणी उपलब्ध होता है। मूल शब्द था 83, हमने 27 शब्द में, ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, चाहे तो लिख भी सकते हैं, अगर समय हो नहीं हो तो इसके लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। तो मैं सिर्फ समझाने के लिए लिखा हूं और मैं इसको समझिए 1/3 के लगभग करके और 27 शब्द में लिख दिया, जितना ही कम में लिखेंगे, और सब चीज बता दिया कि मौन साधना क्या है और इसे किस तरह जिह्वा वगैरह कंट्रोल होता है, किस तरह अमृत वाणी का सिर्फ यूज करते हैं। देख लीजिए वही बात जो कहा था,
तो इस तरह आपको अच्छा दूसरा एक ही आपको लिखना है एग्जाम में, बट मैं दूसरा भी लिखा दे रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए कि कैसे मैं लिख रहा हूं। ये सब चीज देखते देखते समझ में आता है। दूसरा पे प्रश्न था कि महानगरों में जो सभ्यता फैली है वह छिछली और हृदय विहीन है। लोगों के पारस्परिक मिलन के अवसर तो बहुत हो गए हैं, मगर इस मिलन का हार्दिकता नहीं होती। मानवीय संबंधों में घनिष्ठता नहीं आ पाती। दफ्तरों, ट्रामों, बसों, रेलों, सभाओं और संस्थाओं में आदमी हर समय भीड़ में रहता है, मगर इस भीड़ में के बीच वह अकेला होता है। मनुष्य के लिए मनुष्यत्व के भीतर पहले जो माया, ममता, सहानुभूति भाव थे वो अब लापता, लुप्त होते जा रहे हैं। देश की पारस्परिक दूरी घट गई है, लेकिन आदमी और आदमी के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। मतलब इसमें क्या है, पूरा आप देखें तो महानगर जैसे जैसे मतलब कि स्थापित हो रहा है तो वह छिछली हो गया हृदय। मतलब महानगर में आप देखेंगे जहां पे जनसंख्या अधिक है, लेकिन फिर भी उतना जनसंख्या के भीड़, इसलिए कि आप जाइए रेलवे स्टेशन पर अकेले हैं, कितना भीड़ है, लेकिन वहां पे आप अपने आप को अकेले महसूस करें। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई आपको नहीं पहचानता है, वहां पे ना किसी पे कोई दया माया दिखाता है ना कुछ भी। तो ये चीजें लुप्त होते हैं। भले ही हम लोग दिन पर दिन, वहीं गांव में देखिए कम ही लोग हैं जहां पे आप हमेशा रहते हैं। जो पूछेगा आपको लग रहा है देख के, भले बोले नहीं कि मतलब कि जाना पहचाना है, वहां पे अच्छा आपको फीलिंग आएगा। तो महानगर में भले जनसंख्या बढ़ा, लेकिन उस भीड़ भाड़ में भी आदमी अकेले महसूस करता है, अकेलापन की जिंदगी जी रहा है। उसके साथ दिन पर दिन हम लोग सब चीज आविष्कार करें, काफी चीजें आसान हो गया, कहीं पे भी पहुंचना, कहीं से भी बात करना। लेकिन उसमें पहले के जैसा जिसमें भले दूरी हम लोग कम कर लिए, लेकिन पहले जो लोग मिलने जाते, जो ममता माया दिखाते थे, सहानुभूति, वो चीज अब धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। तो पूरा इसमें ऐसे ही मतलब कि यही इसी पे चर्चा था। तो हम लोग यहाँ पे शीर्षक में क्या लिख सकते हैं, नवीन युग की सभ्यता पे लिख सकते हैं, या आप नवीन युग का दुष्परिणाम भी लिख सकते हैं। उसमें कुछ भी पॉजिटिव बात कहा नहीं गया था, बस सिर्फ निगेटिव ही था। तो ये आपको शीर्षक देना जो उससे रिलेटेड हो, संक्षेपण में ऐसे लिखना है, आज की जो नवीन सभ्यता मौजूद है उसमें आत्मिक प्रेम के स्तर में बहुत गिरावट आई है। मनुष्यत्व के भीतर पहले जो माया, ममता एवं सहानुभूति जैसे जो चीजें थी वो सभी लुप्त प्राय हो गई है। मूल शब्द था 101, संक्षेपण हमने किया 35, आप काउंट भी कर सकते हैं। तो इस तरह पूरा अपने को हिंदी का पेपर सॉल्व करना है। ऑब्जेक्टिव में आपको 100 करा दिया, सब्जेक्टिव में मूल था किस तरह किस प्रश्न का चयन करना, ये जो मैं काफी सिखा रहा था इस पर जोर देकर, इसको अगर आप सीख लेते तो एग्जाम में आपसे सब्जेक्टिव गलत भी नहीं होगा, एक भी प्रश्न का उत्तर गलत नहीं होगा। सिर्फ गलत नहीं बल्कि पूरा में पूरा अंक मिलेगा, सबका उत्तर आप लिख कराएंगे। तो अगर जिस भी सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर लिखना नहीं सीखे होंगे या ऑब्जेक्टिव का जो भी उत्तर याद नहीं हुआ होगा तो क्लास को देखकर जरूर याद कर जाइएगा। ऑब्जेक्टिव का उत्तर OMR शीट पे कैसे भरना है, सब्जेक्टिव का उत्तर कैसे लिखना है, उस पर हम लोग डिटेल में क्लास ले चुके हैं। वो आपके स्क्रीन पे जो दोनों साइड में देखिएगा वीडियो का लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके जरूर देख लीजिए। अगला किस सब्जेक्ट का इसी तरह आप क्लास आते हैं कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।